नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 15th चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। अब ये जो पर्यावरण वाला चैप्टर है आज हम इसका पहला भाग करेंगे। और जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं हम इसमें पर्यावरण की कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब ये केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स जैसा टफ तो नहीं है, बहुत इजी है, परंतु आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहले भाग में हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला तो है हमारा पर्यावरण और दूसरा है हमारा पारितंत्र। तो ये दोनों क्या होते हैं हमें ये समझना है, तो बेसिकली इनकी बेसिक डेफिनेशन हमें जाननी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। अब पर्यावरण क्या होता है, आखिर पर्यावरण होता क्या है, जरा सोचिए इसके बारे में। अब सोच लिया हो तो चलिए आंसर देखते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, डेट इज पर्यावरण यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उस शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला है परि, जिसका मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ हो, और दूसरा होता है आवरण। इसका मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण का अर्थ ये समझ लीजिए जो हमारे चारों तरफ है और हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलिए थोड़ा आगे पढ़कर देखते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी भी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये डेफिनेशन क्या ही है, तो चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा आसानी से समझते हैं। पर्यावरण का बेसिक मतलब होता है जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा अगर बलून लेके घूम रहा है तो वहाँ पे वो बच्चा पर्यावरण का भाग है। कोई और बच्चा है, कोई और इंसान है, जितने भी ह्यूमन है, जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, वो सब पर्यावरण का भाग होते हैं। जैसे कि कुत्ता हो गया, गिलहरी हो गई, पेड़, ये भी हमारा पर्यावरण का भाग होता है। जो हवा होती है वो भी पर्यावरण का भाग होता है। यानी कि आपकी आंखें जिस जिस चीज़ को देख सकती हैं धरती पे, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्यावरण में। तो डेफिनेशन थोड़ी इजी हो गई। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये जो पर्यावरण है इसमें हमें पढ़ना क्या है। अब जाहिर सी बात है कोई आपसे पर्यावरण की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वैसे पूछ सकते हैं परंतु वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि पर्यावरण के लिए आखिर कचरा क्या है और उससे पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है। दरअसल इस चैप्टर को पढ़ाने का बेसिक लॉजिक यही है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से जो धरती है उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और उसे साफ करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो हमें पता होगा अगर कि किस किस वजह से गंदगी फैल रही है तो हम उसे रोक सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पर्यावरण के लिए आखिर कचरा क्या है। तो आपके घर का जो कूड़ेदान होता है वो पर्यावरण के लिए कचरा नहीं है। आखिर पर्यावरण के लिए कचरा है क्या, उसे समझिए थोड़ा। पर्यावरण हमारे आसपास की हर एक चीज को कहा जाता है। तो अगर सारी की सारी चीजें पर्यावरण ही है तो उसके लिए आखिर कचरा किसे कहा जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एप्पल और वुड दिया जाएगा तो आप किसे खाएंगे, तो आपका आंसर ऑब्वियसली होगा कि आप एप्पल को खाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वुड को क्यों नहीं खाएंगे, तो आप शायद ये कहें कि कैसा सा स्टूपिड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हम एप्पल को खा सकते हैं क्योंकि वो फूड होता है, और जो लकड़ी होती है वो फूड नहीं होता, इस वजह से हम लकड़ी को नहीं खाएंगे। पर इन भाई साहब को देखिए, इनका नाम है टर्माइट, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं दीमक। आपको पता है ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं लकड़ियों को। तो अब टर्माइट की तरफ से देखें तो लकड़ी जो है वो फूड है, यानी कि लकड़ी को खाया जा सकता है। तो बैक टू द क्वेश्चन, अगर एप्पल भी फूड है, लकड़ी भी फूड है, तो आप दोनों को क्यों नहीं खाते। तो अब आप यहाँ पर कुछ ऐसा सा आंसर दे सकते हैं कि जो एप्पल होता है उसको ह्यूमंस खा सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस के लिए वो फूड है, परंतु जो लकड़ी होता है उसको ह्यूमंस नहीं खा सकते। लकड़ी ह्यूमंस के लिए फूड नहीं है। इसका अगर थोड़ा साइंटिफिक आंसर देना चाहें तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं वो लकड़ी को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने हुए। वहीं पे टर्माइट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लकड़ी को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा था, पेप्सिन होता है हमारे पास, उसके बाद गॉल ब्लैडर से बाइल जूस मिलता है, उसके बाद हमारे पास लिवर है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे जूस होते हैं, एक्सेट्रा।
तो ये सब जो होते हैं ये एप्पल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, परंतु ये लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ये मेन रीज़न है कि हम लकड़ी को नहीं खाते। अगर वो एंजाइम्स लकड़ी को डाइजेस्ट कर पाते तो क्या पता हम लकड़ियाँ खा रहे होते, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिल सकती। परंतु अभी क्या है कि अभी आप लकड़ी ज़बरदस्ती भी खा लें तो क्या होगा कि आपके शरीर को उस लकड़ी से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। और यही रीज़न है कि आपको कितनी भी भूख लगी हो, आप बैठकर पत्ते और लकड़ियाँ नहीं खाते। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो फूड है वो हमारे लिए क्या है और लकड़ियाँ हमारे लिए फूड नहीं है। यानी कि अगर फूड की बात की जाए तो लकड़ी हमारे लिए कचरा मान जा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी हम कुछ भी हो जाए नहीं खाने वाले। तो ऐसे ही जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जो चीज़ें पर्यावरण को नहीं पचती उसे कहा जाता है पर्यावरण के लिए कचरा। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का ग्लास या फिर चिप्स के पैकेट्स, ये जो होते हैं ये अर्थ डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो ये धरती के लिए क्या हुए? ये धरती के लिए कचरा हुए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए कचरा हुए, क्योंकि हमारा पर्यावरण इन्हें नहीं पचा सकता। अब पर्यावरण सही में तो प्लास्टिक खाता नहीं है, ये सिर्फ एक फिगरेटिव बात है। दरअसल होता क्या है कि पर्यावरण के अंदर जो छोटे मोटे कीट होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, ये सब बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप अगर बचा हुआ खाना धरती पे फेंक दे तो क्या होगा, 4-5 दिन बाद वो गायब हो जाएगा वहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर होंगे वो उसे डाइजेस्ट करके मिट्टी में बदल देंगे। परंतु अगर आप प्लास्टिक का ग्लास धरती पे छोड़ दें तो क्या होगा, वो कई साल बाद भी आपको वहीं पे मिलेगा, बशर्ते उसे वहाँ से कहीं और ना हटाया गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उसको कोई सा भी कीट, कोई सा भी बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ना वो उसे खा सकता है। तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है ना वो गलता है ना मिट्टी में बदलता है, हमेशा के लिए वहीं पे रह जाता है। अब जिस दिन से प्लास्टिक को खोजा गया था उस दिन से लेके अब तक जितना भी प्लास्टिक बनाया गया है वो सारा का सारा प्लास्टिक अभी भी प्लास्टिक के फॉर्म में ही है। और हम क्या करते हैं, हम रोज़ और प्लास्टिक बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 प्लास्टिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आजकल हमारी बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनमें बहुत सारा कचरा इन प्लास्टिक की वजह से होता है। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि पर्यावरण के लिए कचरा क्या है, जो चीज़ें पर्यावरण में अपने आप ही खत्म नहीं होती हैं। तो पदार्थ जिनका अपघटन जीवाणु अथवा मृत जीवियों द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसी जो चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो अजैव निम्नीकरणीय चीज़ों से बना हुआ होता है या फिर उसके अंदर वो चीज़ें रखी हुई होती हैं। उदाहरण के लिए हम जो चिप्स का पैकेट लाते हैं तो हम तो सिर्फ चिप्स खाते हैं, जो पैकेट होता है वो अजैव निम्नीकरणीय होता है और उसे हम फेंक देते हैं, जो अगेन हमेशा के लिए उस चिप्स के पैकेट के फॉर्म में ही रह जाता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी बॉटल होती हैं, पॉलीथीन होती है, ये सब हमेशा के लिए धरती पे कहीं कोने में फिका पड़ा मिलता है। अब ये मैटर कितना सीरियस है इसको समझने के लिए चलिए एक बात बताता हूँ। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया जो पानी के अंदर जाकर नई नई स्पीशीज को खोजें। दरअसल हम समुद्र के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जा सकते, तो साइंटिस्ट हमेशा क्या करते हैं, वो ऑटोमेटेड रोबोट्स बनाते हैं जिन्हें वो बॉट्स कहते हैं, और उन्हें वो पानी में भेज देते हैं कैमरा देकर, ताकि वो नीचे जाकर उन्हें एक वीडियो फुटेज दे सकें जिससे वो पता कर सकें नीचे क्या है क्या नहीं है। तो रिसेंटली एक रोबोट बनाया जो कि ऐसे एरिया पे गया जहाँ पर ह्यूमन आज तक कभी नहीं गए थे, और वहां पर नई स्पीसीज खोजने के बजाय उन्हें मिला प्लास्टिक का रैपर। तो यानी कि हम धरती के उस कोने पे भी कचरा फैला पा रहे हैं जहां पर हम कभी गए तक नहीं है। और ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संकेत है। तो इसी वजह से पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब समझते हैं ये जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय चीज़ें क्या हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। यानी कि जो मृत जीवी हैं, जीवाणु हैं, ये सब इनको खा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट अगर आप इसको बाहर फेंक दें तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। अब खाना हो गया या ऐसी कुछ चीज़ हो गई तो ये सारी तो जैव निम्नीकरणीय होती हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आयरन होता है, जैसे कि हमारा हथौड़ा हो गया या कोई और चीज़ हो गई जो लोहे की बनी है,
दरअसल वो भी जैव निम्नीकरणीय है। अगर आप कोई लोहे की चीज़ बाहर फेंक दो तो जाहिर सी बात है 2-3 दिन में तो गायब नहीं होगा, परंतु 2-3 साल बाद तक वो ज़रूर गायब हो चुका होगा, क्योंकि वो जैव निम्नीकरणीय है और वो धीरे-धीरे उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जैव निम्नीकरणीय। इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे कि जो इस प्रक्रम से ख़त्म ना हो, मतलब कि आपने बाहर रखा और वो वहाँ पे उसी फॉर्म में पड़ा रह गया, तो उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो होपफुली आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यह पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी कि अक्रिय। इसी वजह से किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते और हमेशा के लिए अपनी फॉर्म में ही रहते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, पारितंत्र के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचती है। अब पर्यावरण का टॉपिक थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि पर्यावरण में जो जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमें मिल गया एक नया अनोखा सा वर्ड जिसका मतलब है परितंत्र। तो आखिर ये परितंत्र होता क्या, चलिए इसे समझते हैं। अब अगर हम परितंत्र की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम, तो ये जो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है, यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ यानी कि ये डेफिनेशन समझ नहीं आई, तो यहाँ पर 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए बस। एक तो है हमारा जीवधारी, यानी कि जितने भी जैविक चीज़ें हैं। दूसरा है हमारा अजैव चीज़ें जो जीवित नहीं है, और तीसरा क्या है हमारे पास, इकाई। यानी कि जो जीवधारी यानी कि जीवित हैं, और जो अजीव हैं यानी कि अजैव चीज़ें हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और दोनों मिलके एक इकाई बनाती है, जहाँ पे एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो वो जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं परितंत्र। ये चीज़ आपको डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए एक परितंत्र का डेफिनेशन लेते हैं। तो परितंत्र का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक पॉइंट। यहाँ पे जैविक इकाई क्या है, स्नेल हो गया, फिश, फ्लाई, फ्रॉग, ये सारी जैविक इकाई हो गई क्योंकि ये जीवित होते हैं। वहीं पे अजैविक इकाई क्या हो जाएगी, जैसे कि पानी हो गया, लकड़ी हो गया, सन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अजैविक इकाई हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि फ्रॉग आपको हमेशा किसी नदी या तालाब के पास ही मिलता है। मछली जो होती है वो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, और सन तो हम सबको ही चाहिए होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी को इकोसिस्टम या परितंत्र कहा जाता है। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि इकोसिस्टम नेचुरली होते होंगे, जो प्रकृति खुद बनाती है, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए चलिए एक मैन मेड इकोसिस्टम देखते हैं। ये है हमारा एक नॉर्मल सा पार्क। अब इस पार्क में देखें तो जैविक इकाई क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल लगे हुए हैं, जो यहाँ पे चिड़िया होंगी वो, गिलहरी, और कोई और जानवर जो छोटे मोटे होते हैं, या फिर ह्यूमंस जो यहाँ पर रहते हैं, घूमने ही आते हैं, ऑब्वियसली पार्क में कोई नहीं रहता। तो ये जितने भी जीवित चीज़ हैं वो इस परितंत्र की जैविक इकाई हो गई। और इसकी अजैविक इकाई क्या हो जाएगी, जो फाउंटेन लगे हुए हैं, जो रास्ते में चलने के लिए जगह बनी हुई है, जो मिट्टी है आसपास की, वहाँ पर सन भी होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अजैविक इकाई। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक परितंत्र बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम नेचुरल का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, जंगल। जंगल के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे जीवित इकाई में आ गए, जो जानवर होते हैं वो जीवित इकाई में आ गए, अजैविक इकाई में आपका पत्थर आ गए, पानी आ गए, एट्सेट्रा। तो आप समझ गए होंगे परितंत्र होता क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको पर्यावरण भी समझ में आ गया, परितंत्र भी समझ में आ गया, इनफ है। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम करेंगे दूसरे पार्ट में, जहां पर हम ये जानेंगे कि आहार श्रृंखला क्या होती है और आहार जाल क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए चीज़ें पढ़ कर आइएगा।